दोस्तों, प्लूटो हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में की गई थी। 2006 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन मिशन लॉन्च किया, जिसने 2015 में इसके फ्लाईबाई को अंजाम दिया, जिस दौरान इस मिशन ने प्लूटो के सरफेस, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन किया। न्यू होराइजन मिशन और वर्तमान समय में पृथ्वी से दूरी। धरती से लॉन्च किए जाने के करीब 15 सालों बाद न्यू होराइजन मिशन अब हमारे सूर्य से करीब 50 AU की दूरी को पार कर चुका है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि किसी प्रकार के सिग्नल को न्यू होराइजन मिशन से हमारी धरती तक पहुंचने में करीब 6.5 घंटों का समय लग जाता है। यह वर्तमान समय में हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद 5वां स्पेस क्राफ्ट है। इस मौके को खास बनाने के लिए न्यू होराइजन मिशन ने अपने कैमरे वॉयेजर मिशन की ओर घुमाए और इसके स्टार फील्ड की तस्वीरें ली। यह पहली बार था जब कोई स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर ले रहा था। ऐसे में आखिर न्यू होराइजन मिशन ने प्लूटो पर क्या खोजा, कैसे इसने वॉयेजर 1 की तस्वीरें ली और वो कौन सा मिशन है जो कि इस स्पेसक्राफ्ट से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, क्यूपर बेल्ट और वहां मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और विशालकाय एस्टेरॉयड मौजूद हैं। इस रीजन को क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसकी खोज 1930 में की गई थी। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। जब हमने धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के बारे में जानना शुरू किया, तब हमें पता चला कि प्लूटो की तरह ही हमारे सौरमंडल में सैकड़ों स्मॉल प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में 2006 में आखिरकार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी का दर्जा दे दिया गया। प्लूटो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने और तस्वीरें लेने में नाकाम रहा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद क्यूपर बेल्ट और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन मिशन पर काम करना शुरू किया। न्यू होराइजन मिशन लॉन्च और सफर। न्यू होराइजन मिशन को जनवरी 2006 में एल्टस V रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अप्रैल 2006 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट और फरवरी 2007 में हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के करीब से होकर गुजरा। जुपिटर ग्रह के फ्लाईबाई के दौरान इसने जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी का उपयोग करते हुए ग्रेविटी असिस्टेंट टेक्निक के जरिए अपनी स्पीड को बढ़ाने का काम किया, ताकि यह आउटर सोलर सिस्टम तक अपना बेहद ही लंबा सफर तय कर सके। न्यू होराइजन फ्लाईबाई ऑफ प्लूटो एंड डिस्कवरीज। करीब 9 सालों के लंबे सफर के बाद जनवरी 2015 में न्यू होराइजन मिशन ने प्लूटो की तरफ अपने अप्रोचिंग फेज की शुरुआत की, जिसके बाद जुलाई 2015 में यह स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सरफेस से केवल 7800 किलोमीटर ऊपर से होकर गुजरा, जिस दौरान न्यू होराइजन ने प्लूटो के सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस और उसके मून्स का बेहद ही करीबी से अध्ययन किया। प्लूटो के सरफेस की सबसे खास बात थी इसके सेंटर में मौजूद करीब 1000 किलोमीटर विशाल हार्ट शेप्ड नाइट्रोजन ग्लेशियर, जो कि हमारे सौरमंडल में खोजा गया अब तक का सबसे विशाल ग्लेशियर है। शुरू में माना जाता था कि प्लूटो एक आइस ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि लाखों सालों से इनएक्टिव है, पर न्यू होराइजन मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि सूर्य से बेहद ही दूर होने के बावजूद प्लूटो एक एक्टिव सोलर बॉडी है जहां एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। वैज्ञानिकों को यहां सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन आइस से जमे हुए कई किलोमीटर विशाल पहाड़ों का भी पता चला है। साथ ही काफी संभावना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। न्यू होराइजन का नया मिशन और एरोकोथ का फ्लाईबाई। प्लूटो को फ्लाईबाई को अंजाम देने के बाद न्यू होराइजन मिशन धरती से 6.4 बिलियन दूर क्यूपर बेल्ट में मौजूद अपने अगले टारगेट एरोकोथ की ओर बढ़ गया। इस फ्लाईबाई का मुख्य उद्देश्य इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के सरफेस जियोलॉजी, सरफेस टेम्परेचर, सब सरफेस और इसके किसी सैटेलाइट या रिंग का अध्ययन करना था।
करीब 4 सालों के लंबे सफर के बाद आखिरकार जनवरी 2019 में न्यू होराइजन ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचा। फ्लाईबाय के दौरान यह स्पेसक्राफ्ट एरोकोथ के सरफेस से मात्र 3500 किलोमीटर ऊपर से होकर गुजरा, जिस दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने रेडिस स्नोमैन लाइक शेप्ड ऑब्जेक्ट का करीबी से अध्ययन किया। प्लूटो और एरोकोथ एस्टेरॉयड के फ्लाईबाय को अंजाम देने के बाद न्यू होराइजन मिशन अब क्यूपर बेल्ट में अपने अगले टारगेट की खोज में लगा हुआ है। न्यू होराइजन मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक वर्तमान समय में इसके अगले टारगेट की खोज में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने कई ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से क्यूपर बेल्ट में मौजूद कई ऑब्जेक्ट की पहचान की है। ऐसे में वैज्ञानिक जल्द ही क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट मौजूद न्यू होराइजन मिशन के अगले टारगेट की घोषणा कर सकते हैं। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की मौजूद स्थिति और भविष्य। धरती से लॉन्च किए जाने के करीब 15 सालों बाद न्यू होराइजन मिशन अब हमारे सूर्य से करीब 50 AU की दूरी को पार कर चुका है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि किसी प्रकार के सिग्नल को न्यू होराइजन मिशन से हमारी धरती तक पहुंचने में करीब 6.5 घंटों का समय लग जाता है। यह वर्तमान समय में हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद 5वां स्पेसक्राफ्ट है। इसके अलावा पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही ऐसे मिशन हैं जो कि हमारी धरती से इतनी ज़्यादा दूरी पार कर चुके हैं। पायनियर और वॉयेजर मिशनों द्वारा सोलर सिस्टम का अध्ययन। पायनियर 10 मिशन को 1972 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। जिसके बाद 1990 में यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सूर्य से 50 AU की दूरी को पार करने वाला पहला मिशन बना। पायनियर 10 मिशन वर्तमान समय में हमारी धरती से करीब 129 AU की दूरी पर मौजूद है। वहीं 1973 में इसके जुड़वा पायनियर 11 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि जुपिटर ग्रह के बाद शनि ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। पायनियर 11 मिशन ने अपने 1991 में हमारी धरती से 50 AU की दूरी को पार किया और यह वर्तमान समय में हमारी धरती से 150 AU की दूरी पर मौजूद है। जिसके बाद 1977 में पायनियर मिशनों की तर्ज पर हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को लॉन्च किया गया। इन मिशनों का मुख्य मकसद हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस जैसे ग्रहों का और उनके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। पर अपने प्राइमरी मिशनों को अंजाम देने के बाद अब ये मिशन हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी हेलोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन की मौजूद स्थिति। वॉयेजर 1 मिशन अगस्त 2012 में हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी हेलिपाउस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और यह वर्तमान समय में हमारे पृथ्वी से करीब 150 AU की दूरी पर मौजूद है। वहीं इसके जुड़वा वॉयेजर 2 मिशन ने नवंबर 2018 में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था और यह वर्तमान समय में हमारी धरती से 127 AU की दूरी पर मौजूद है। वॉयेजर मिशनों को मानव इतिहास के अब तक के सबसे सफल मिशनों में से एक माना जाता है, जो कि आज से करीब 46 साल बाद भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये मिशन 2025 तक हमारे संपर्क में रहेंगे, जिसके बाद इन्हें इस ब्रह्मांड का अंतहीन सफर अकेले ही करना होगा। 1990 में वॉयेजर 1 मिशन हमारी धरती से करीब 40 AU की दूरी को पार कर चुका था। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस खास मौके पर स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को इनर सोलर सिस्टम और हमारी धरती की ओर मोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद वॉयेजर 1 ने हमारी इनर सोलर सिस्टम की एक मोज़ेक इमेज ली, जिसे फैमिली पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर में हम हमारे सौरमंडल के 6 प्लैनेट वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों को साफ साफ देख सकते हैं। न्यू होराइजन मिशन ने खींची वॉयेजर की फोटो। ऐसे में जब नासा के न्यू होराइजन मिशन ने 17 अप्रैल को हमारे सूर्य से 50 AU की दूरी को पार किया, तो वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 की तरह ही इस खास मौके पर इसके कैमरे से तस्वीर लेने का फैसला किया। पर सूर्य से 50 AU की दूरी को पार कर चुका न्यू होराइजन मिशन वॉयेजर की तरह हमारे इनर सोलर सिस्टम की तस्वीर नहीं ले सकता था,
क्योंकि अगर इसके लॉन्ग रेंज रिकॉन्सेंस इमेजर को हमारे इनर सोलर सिस्टम की ओर मोड़ा जाता तो सूर्य के ब्राइटनेस से उसके कैमरे को नुकसान हो सकता था। ऐसे में न्यू होराइजन मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल को पार कर चुके वॉयेजर 1 मिशन की तस्वीर लेने का फैसला किया। यह पहला मौका था जब स्पेस में मौजूद एक स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर ले रहा था। हालांकि इस तस्वीर में हम वॉयेजर 1 मिशन को नहीं देख सकते क्योंकि वह काफी फेंट है, पर हम इसके स्टार फील्ड को साफ साफ देख सकते हैं। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के एक्चुअल पोजीशन का अनुमान लगाने के लिए नासा ने अपने रेडियो ट्रैकिंग की मदद ली थी। न्यू होराइजन का भविष्य। साल 2006 में लॉन्च किए गए न्यू होराइजन मिशन को स्पेस में अब 18 सालों का समय पूरा हो चुका है, पर अभी भी इसके सफर का अंत नहीं हुआ है। न्यू होराइजन मिशन को एनर्जी इसके रेडियो स्टॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से मिलती है, जो कि प्लूटोनियम 238 के रेडियो डीके से निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। RTGS का इस्तेमाल नासा के दूसरे डीप स्पेस प्रोब जैसे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, पायनियर 10 और पायनियर 11 को पावर देने के लिए किया गया था। स्पेसक्राफ्ट में अभी भी काफ़ी फ्यूल मौजूद है, जो कि 2030 तक इस मिशन को एक्टिव रख सकता है। पर ऐसा नहीं है कि यह इस मिशन का अंत हो जाएगा। धरती से संपर्क टूटने के बाद भी यह स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के आखिरी छोर तक अपना सफर जारी रखेगा। इसके वर्तमान स्पीड को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह स्पेसक्राफ्ट 2043 में हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लेगा। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।